अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टडी कर रहे थे टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। और आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये ऐसा नहीं होता कि हर ऑर्गन सिस्टम अपना अलग-अलग से काम कर रहा है। ये क्या होते हैं कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है। एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इनके सारे इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन यानी एक की हेल्प करना, दूसरे से हेल्प लेना, इस सारे कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये काम करते हैं। अलग-अलग ये काम नहीं कर सकते। तो जब ये इस तरह कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, इसको मेंटेन रखते हैं। किस तरह मेंटेन रखते हैं कि आप लोग देखें कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां पे टेम्परेचर सपोज करें गर्मियों में 50 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, 47 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37-38 तक मेंटेन रहता है। ठीक है, नॉर्मल जब फंक्शनिंग बॉडी की हो रही होती है। इसके अलावा जब सर्दियों में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक भी चला जाता है, कुछ एरियाज के अंदर 20 डिग्री तक चला जाता है, 25 डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन जो बॉडी है वो अपने अंदर जो टेम्परेचर है उसको 37 ही मेंटेन कर रही है। इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है कि क्या है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी सलाहियत, ऐसी काबिलियत टू मेंटेन, कि वो बरकरार रखे स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करे, वो स्टेबल रखे, बरकरार रखे, ठीक है, एक लिमिट के अंदर रखे, डिस्पाइट, बरक्स इसके के, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि बाहर वाली इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होते रहे, लेकिन ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट जो इंटरनल है उसको मेंटेन रखे। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बाहर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उसको क्या करेंगे, आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर लेगी और इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहेगा। और अगर बाहर बिल्कुल ही -10 डिग्री सेंटीग्रेड है या -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपकी बॉडी उसको भी बर्दाश्त करके इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखेगी, कोशिश करेगी हमारी बॉडी। लेकिन क्या होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा हमारी बॉडी के ऊपर, तो उसको थोड़े से चेंज को, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि 37 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर इंटरनल रहना है, बाहर टेम्परेचर 50 हो गया तो हम उसको उतनी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर यार बाहर टेम्परेचर 20 तक चला गया है, 10 तक चला गया है, 16 तक चला गया है, ठीक है, तो उसको भी हमारी बॉडी क्या कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। वो सारे मैकेनिज्म क्या करते हैं, इस होम्योस्टेसिस को यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, इंपॉर्टेंस में ये कहा गया है कि जो हमारी बॉडी का हर एक एक सेल है, हमने कहा था कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी का हर एक एक सेल क्या है, प्रिसाइज वर्किंग करता है अपने लेवल पे। उसने अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल स्टेबल रख के वर्किंग करनी थी। उसके लिए उसको टेम्परेचर स्टेबल चाहिए, प्रेशर स्टेबल चाहिए, पीएच स्टेबल चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल जो है उसको एक हद तक चाहिए, जो प्रेशर है वो स्टेबल चाहिए उसको। अगर थोड़ी बहुत चेंजेस हों, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे आपको थोड़ा सा फीवर हो तो सारी की सारी बॉडी एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं, आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, आपको रेस्पिरेशन में इश्यू हो रहा है, आपकी बॉडी उस तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, उस तरह आप चल फिर नहीं सकते, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन उस लिहाज से नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखने के लिए जो हीमोस्टेसिस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किस तरह हमारी बॉडी हीमोस्टेसिस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहें कि ये एक क्या है, ह्यूमन बीइंग है,
ह्यूमन बीइंग जो है इनका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम बात करें वो होता है 37 डिग्री, या वो कभी कभार 38 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन नॉर्मल जो रेंज वो क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन सपोज करें कि आपने क्या की है, एक्सरसाइज की है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे मसल तेजी से मूव करते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट जब प्रोड्यूस होगी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मोर देन 37 डिग्री से हमारा टेम्परेचर जो बॉडी का है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, मुश्किल होगी। तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करेगी कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई है। तो ब्रेन क्या करेगा कि हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स यानी ऐसे रीजन्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्होंने स्वेटिंग करवानी है, पसीना बनाना है। जब आप देखेंगे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर क्या होता है, एवेपोरेट होता है। इसी तरह हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होगा, हीट की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, उसको बोला जाता है स्वेट। जब वो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होंगे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, स्वेटिंग होगी और टेम्परेचर वापस क्या होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक्सरसाइज नहीं की, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है, लेस देन 37 से जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 35 पे आ गया है, 34 पे आ गया है, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने फिर ब्रेन को मैसेज सेंड किया कि अब जो है वो बॉडी को ठंड लग रही है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं हो रही, जो सेल हैं वो क्या हैं, उनके अंदर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो वो सेल काम नहीं कर पा रहे, टिश्यूज़ की फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, इस वजह से पूरा ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरे इंडिविजुअल पे इफेक्ट होगा उसका। तो बॉडी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे शिवरिंग ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है, ठीक है, और क्या करवाता है, शिवरिंग करवाता है। शिवरिंग यानी कि कांपना। आप देखेंगे सर्दियों में आप जब बाहर निकले तो क्या होता है, आपकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। जब कांपेगी, बॉडी मूव करेगी, शिवर करेगी तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी यूज होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि आपकी बॉडी ने थोड़ा सा मूव किया था, हीट प्रोड्यूस हुई थी एनर्जी इस्तेमाल होने की वजह से। जब यहाँ पे बॉडी थोड़ी सी मूव करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, शिवरिंग होगी और शिवरिंग होने से वापस टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री पे आ जाएगा। ये है होम्योस्टेसिस कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है उसको मेंटेन किया जा रहा है स्वेटिंग के थ्रू, टेम्परेचर कम हो रहा है उसको मेंटेन दोबारा किया जा रहा है शिवरिंग के थ्रू। ये सारे क्या है, होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब हम जूस पिए, ठीक है, जूस क्या होता है, मीठा होता है, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। हाई ग्लूकोज लेवल जब होगा हमारे ब्लड के अंदर, ग्लूकोज हाई हो गया, तो हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज। प्रीवियस जो लेक्चर हमने देखा उसके अंदर हमने इस ऑर्गन को पढ़ा था कि पैंक्रियाज क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये पैंक्रियाज को जब पता चला कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया है तो इसने रिलीज किया इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, इस हाई ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा और हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्लूकोज की कमी होगी, हमारे ब्लड में शुगर की कमी है, तो यही पैंक्रियाज रिलीज करेगा ग्लूकागॉन और ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, हीमोस्टेसिस क्या है, एक चीज की हमें कमी हो रही है तो उसका भी अल्टरनेटिव मौजूद है, एक चीज अगर ज्यादा हो रही है तो उसका भी अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, मौजूद है। इसी तरह ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स मूव करते हैं, तो हमारे मसल को मूव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमारी बॉडी के हर सेल को काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। इसी वजह से हमारा ब्लड क्या करता
करता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमारी बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन जब हमारे मसल इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, कोई आप इस तरह की हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन चाहिए आपके मसल्स को नॉर्मल रेट से ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो नॉर्मल रेट से ज्यादा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके नॉर्मल रूटीन ये है कि आपने 30 मिनट वॉक करनी है, लेकिन आप वही 30 मिनट भागना शुरू कर दें तो आपके मसल कहाँ पे एग्जॉस्टेड होंगे। फिर इससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग रेट हाई होगा, आप लंबे लंबे और गहरे सांस लेंगे तेजी तेजी से, प्लस आपकी हार्ट बीट तेज होगी। अब सांस क्यों ज्यादा ले रहे हैं, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए। हार्ट बीट क्यों ज्यादा हो रही है, ताकि ब्लड जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो, जल्दी से वो ऑक्सीजन लेके आपके मसल सेल्स के पास जाए और जल्दी से हमारे मसल्स को क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, और वो एनर्जी को इस्तेमाल कर सके उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और क्या कर सके, वो जो भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो कर सके। तो ये सारे मैकेनिज्म क्या है, इसको बोला जाता है हीमोस्टेसिस, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से जो इंटरनल एनवायरनमेंट अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, उसको कहा जाता है हीमोस्टेसिस। अब हम इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस के, जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं होम्योस्टेसिस यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में। हमने कहा कि जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है ये अकेले अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है ये सारा काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये क्या करेंगे कि हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। तो इस रिगार्ड में सबसे पहले जो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास आता है वो है नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर भी होता है ये, और ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी जो है वो तमाम एक्टिविटीज उसके अंदर नॉर्मल हों, ठीक है, सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हों, और इसके अलावा अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करता है ये नर्वस सिस्टम। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो कोई भी चेंज आ रहा है उसको क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई के थ्रू, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ जो न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, वो खुद इन्वॉल्व होती हैं और उसको क्या करती हैं, उसको रिस्पॉन्ड करती हैं उस पर्टिकुलर चेंज को। ये काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है कि ऑक्सीजन को लेके आना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, रिमूव करना। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी फिजा में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, लेकिन ये फिर भी हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। और ये बात कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। ये सिस्टम ऐसा नहीं करेगा कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम हो रही है तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करना कम जो है वो थोड़ा कर दें या बिल्कुल छोड़ दें ऑक्सीजन इनहेल करना, ऐसा नहीं होता। इसने हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है, को चाहे बाहर बिल्कुल ही ऑक्सीजन कम हो, इसकी कोशिश ये होती है कि उस ऑक्सीजन को ग्रैब करके जो है हमारी बॉडी में ले जाए। सिस्टम डिस्टर्ब होता है बाहर में चेंजेस होने की वजह से, लेकिन कोशिश यही होती है कि उस जो डिस्टर्बेंस है उसको कम से कम रखा जाए और हमारी बॉडी क्या करे, नॉर्मल फंक्शन करती रहे। इसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल, मुख्तलिफ जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और जो है वो कैपिलरीज, और ये इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारी बॉडी को जो है वो इक्वल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लड का काम ही ये है पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है।
तो वो देखते हैं कि हर सेल को उसके ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी सेल को ज़रूरत ऑक्सीजन की जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स की है तो हमारा ब्लड उसको 10 मॉलिक्यूल्स दिया गया एक्स्ट्रा के तौर पे, ऐसा नहीं होता। उसको एक इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना होता है। न्यूट्रिएंट्स अगर उसको जो है वो 10 कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो 10 ही कार्बोहाइड्रेट दे के आएगा। ऐसे नहीं होगा कि वो 8 कार्बोहाइड्रेट दे आए, ताकि वो जो है उस सेल की एक्टिविटी नॉर्मल हो, सेल मिलने से टिश्यू की एक्टिविटी नॉर्मल हो, फिर ऑर्गन की एक्टिविटी, ऑर्गन सिस्टम की और पूरे इंडिविजुअल की एक्टिविटी क्या हो, नॉर्मल हो। तो ये सारे सिस्टम क्या करते हैं, अपना अपना रोल देखते हैं कि वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है, उसको नॉर्मली प्ले करके क्या करेंगे, हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखेंगे। उसके बाद आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इस चीज को इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड जा रही है, कोई भी फूड हमने इनटेक की, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको निकाला जाए। तमाम जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल लिया जाए, और जो वेस्ट है उसको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, उसको ना लिया जाए, वेस्ट को जो है वो कैप्चर ना किया जाए। ठीक है, वेस्ट को अलहदा कर दिया जाए, न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाए और पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हमारी बॉडी अच्छी तरह मूव कर सके और हमारी बॉडी इस काबिल हो के वो रिप्रोड्यूस कर सके हमारी बॉडी के सेल्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम और इसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम भी इसके साथ ही इन्वॉल्व होता है। अब इनका क्या काम है, इन्होंने हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना होता है कि हमारी बॉडी ज़मीन के ऊपर इरेक्ट खड़ी हो जाए। इसके अलावा ये क्या कर ले, मूव कर ले, मूवमेंट करवानी होती है इन्होंने, और इस बॉडी की शेप को मेंटेन रखना होता है और हमारी बॉडी को कोलैप्स होने से बचाना होता है। ठीक है, तो ये काम होता है मस्कुलर सिस्टम का और स्केलेटल सिस्टम का। इसके बाद आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का क्या काम है कि ब्लड को प्योरीफाई करना और यूरिन प्रोड्यूस करना, यूरिन प्रोडक्शन करवाना। अब यूरिन के अंदर क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं प्लस वाटर होता है। अब कितने साल्ट कितना वाटर रिमूव करना है ये इस सिस्टम ने कंट्रोल करना होता है। ब्लड के अंदर देखता है कि अगर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जो मतलब यूरिन है उसके अंदर साल्ट ज़्यादा रिमूव करेगा। अगर ब्लड के अंदर साल्ट ऑलरेडी कम है तो वो उन साल्ट को क्या करेगा, अपटेक करेगा, दोबारा से दोबारा उसको वापस ले आएगा और यूरिन के थ्रू जो है वो मैक्सिमम वाटर होगा और साल्ट क्या होंगे, कम रिमूव होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का। ठीक है, इसका मतलब है हमारी स्किन। इसने पूरी बॉडी को किया होता है कवर और ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये सिस्टम, और ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलहदा रहे, और जो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इस सिस्टम का काम होता है। और ये देखता है कि बाहर से जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना हो, ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है। ये क्या है, ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है और बाहर से जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर वेस्ट हैं उसको हमारी बॉडी में नहीं जाने देता। बाहर जितना भी टेम्परेचर है खुद रेजिस्ट करके हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रख रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम मतलब ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या कर रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस कि बाहर जो है वो ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, हमारी फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको निकाला जा रहा है हमारी बॉडी की जरूरत को पूरा करने के लिए। हमारी बॉडी को एक अच्छी शेप, एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी जो है वो पोस्चर दिया जा रहा है, कोलैप्स होने से बचाया जा रहा है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, हेमियोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, यानी कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं।
तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। इसके 4 ही टॉपिक थे। लास्ट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स मिलते हैं, सेल बनता है, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है। फिर हमने ह्यूमंस के बारे में डिस्कशन की और एट द एंड हमने एक जो है वो टॉपिक देखा हेमियोस्टेसिस के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाए डिस्पाइट ऑफ द चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।